जी, हीट इंजन आपके पास डिवाइस जो कि कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में। अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये एक हाई टेम्परेचर बॉडी से इंजन हीट लेता है, कुछ हिस्सा वर्क डन में शिफ्ट करता है, बाकी सारी की सारी हीट को रिजेक्ट कर देता है टूवर्ड्स सिंक। तमाम गाड़ियों में, तमाम इंजन में यही होता है। हेड, हर गाड़ी का हेड जहाँ पे पेट्रोल जलता है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से सिस्टम चलता है, और बाकी जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दी जाती है। आपका एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़ा सिंक है, ये नोट लिख लो चाहे फिक्रा। एटमॉस्फेयर इज अ वेरी बिग सिंक, और जितनी हीट है इस सिंक में हम उंडेले जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से हो रही है। हमारे पूरे एंटायर यूनिवर्स, जो हमारी पूरी एंटायर वर्ल्ड है, इसका जो इकोसिस्टम है, वो जो इसके अंदर एंट्रोपी में इंक्रीमेंट आ रहा है, वो भी इसी वजह से आ रहा है। आखिरी उसमें देख लेंगे टॉपिक में इसके अंदर। हीट इंजन की ये वर्किंग डायग्राम है, लेकिन आपने इसमें जो चीज़ पढ़नी है वो इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एफिशिएंसी को ईटा से शो करते हैं, ये सिंबल है 1 - Q2/Q1 × 100। अच्छा, ये फॉर्मूला इस शेप में भी आप कर सकते हो, और ये इनिशियल शेप है ये भी। अब यहाँ पे शेप ज़रा देख लो। ईटा का फॉर्मूला एक याद करना है, W/Q1 वाला। ये यूज हो सकता है अगर W डायरेक्ट दे दिया जाए। W डायरेक्ट नहीं दिया गया, Q1 - Q2/Q1 इस शेप में हो सकता है। इंटू 100 भी चल सकता है साथ में, परसेंटेज के हवाले से अगर सवाल आता है। और आखिरी शेप जो अभी आपको मैंने बताई है 1 - Q2/Q1 × 100। अच्छा, यही फॉर्मूला आपके पास टेम्परेचर के हवाले से भी हो सकता है, 1 - T2/T1 × 100%। और ये टेम्परेचर केल्विन में होंगे, या इसको यूं भी लिख सकते हो, T1 - T2/T1। इस तरह भी आपका फॉर्मूला चल सकता है। तो ये सारे एफिशिएंसी के फॉर्मूले आने चाहिए। टेम्परेचर जब भी दिया जाएगा उसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 273 ऐड करके, फिर यहाँ वैल्यू पुट अप करके फॉर्मूले में हल करना। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, यहाँ वैसे आपको नजर आ जाएंगे, एक दो मैं आपको यहाँ करवा भी देता हूँ। इसके बाद आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना, इससे पहले आपने देखा हमने हीट इंजन पढ़ा, लेकिन अभी एक और चीज भी है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हीट इंजन की उलट मशीन है, मतलब उल्टी नहीं है लेकिन वर्किंग के वाले से। हीट इंजन में आप क्या करते हो कि सिस्टम हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट लेता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में शिफ्ट कर देता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में आप रिवर्स फ्लो चलाते हो हीट का, यानी आप एनर्जी यूज करते हो, एनर्जी इस्तेमाल करते हो, और हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ शिफ्ट करवा देते हो। जबकि इंजन में अभी आपने देखा हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो की तरफ फ्लो करती है और इस दौरान वर्क डन परफॉर्म किया जाता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर में आप हीट एनर्जी देंगे, आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में प्रोवाइड करें, और टेम्परेचर को या हीट एनर्जी को लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करवाओगे। अब इन दो मशीन्स की बुनियाद बनती है आपका सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जस्ट टेल्स अस कि जी वी कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क, बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स अस हाउ वी कैन डू दिस। हम ये कर कैसे सकते हैं, कैसे हीट को हम शिफ्ट कर सकते हैं वर्क डन में, और कैसे हीट का रिवर्स फ्लो कर सकते हैं। ये बात हमें सेकंड लॉ बताता है। दो इसकी स्टेटमेंट्स होती हैं, केल्विन स्टेटमेंट है और एक आपके पास इसके अंदर कॉनॉट स्टेटमेंट आ जाती है, लेकिन यहाँ पे कॉनॉट कह रहा हूँ, क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट आपके सिलेबस में है, लेकिन आपको क्लॉसियस का भी पता होना चाहिए, बता दूंगा मैं आपको अभी। जो आपकी केल्विन स्टेटमेंट है, ये आपके हीट जो इंजन है ना, इसकी वर्किंग को शो कर रही है, ठीक है। ये आप बात याद रखेंगे।
जो आपका केल्विन स्टेटमेंट है वर्किंग ऑफ हीट इंजन को शो करती है। ये क्या कहता है जी? इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस इन विच reservoir convert heat extracted from a single reservoir into entirely into work done। यानी हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट लेकर 100% वर्क डन में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। इन अदर वर्ड्स, विदाउट अ सिंक, यानी एनर्जी जाया किए बगैर, हीट एनर्जी जाया किए बगैर वर्क डन करना पॉसिबल नहीं है। ये डायग्राम बनी हुई है टिडबिट्स के अंदर, दिस वन, ये केल्विन स्टेटमेंट को शो कर रही है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिंक बनाए बगैर ही सारी एनर्जी को वर्क डन में शिफ्ट कर दो। 100% एफिशिएंट इंजन इज नॉट पॉसिबल। सिंपल वर्ड्स में 100% एफिशिएंट इंजन इज नॉट पॉसिबल। ये भी इसकी स्टेटमेंट बन सकती है। तो आपको इसके सारे जो स्टेटमेंट्स के घुमाव है आने चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका जो पेट्रोल इंजन है उसकी एफिशिएंसी 25 से 30% होती है, डीजल की 30 से 40% होती है। कितनी कम है इनकी एफिशिएंसी। हम बस यही कर सकते हैं, इन एफिशिएंसी को जब बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं अपने पेट्रोल को बचाकर, फ्यूम्स को बचाकर, वरना एफिशिएंसी इंजन में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है, फ्रिक्शन में बगैर इंजन बन भी नहीं सकता। इसलिए ये एफिशिएंसी तकरीबन यही रहती है। जब से इंजन बना इतनी एफिशिएंसी चल रही है। अब आपको सर जी पेट्रोल की कंजम्पशन तो हमने कम कर ली है, हाँ जी कर ली है, लेकिन वो इस जरिए से नहीं की, वो यूं की है कि जो पेट्रोल कंज्यूम हो रहा होता है उसमें कोई एक्स्ट्रा पेट्रोल है, फ्यूम्स है, वो फिर रिसाइकल के लिए जाते हैं, यूरो 2 इंजन जो है। या फिर आप उसके दो सिस्टम बनाते हैं कि जब आप लो स्पीड पे जाएंगे तो वो बैटरी यूज होंगी, हाइब्रिड गाड़ियां जो आपकी होती हैं, और जब हाई स्पीड पे जाएंगे तो इंजन स्मॉल होगा। वो इस तरह करके ना आप इसको बचत कर दो, कार्बोरेटर की सेटिंग करके। एफिशिएंसी यही रहती है इंजन की, वो पेट्रोल बचा लेते हैं बस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ है नहीं, लेकिन यहीं से निकलता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? आपने अभी देखा कि 100% इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता, लेट्स सपोज, ठीक है, वो कब पॉसिबल होता है? जब आपका Q2 0 होता है, ऐसा ही है ना। Q2 0 का मतलब जो टेम्परेचर T2 है वो 0 केल्विन होता। अब चूंकि 100% इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है 0 केल्विन टेम्परेचर अटेन करना भी पॉसिबल नहीं है। इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन 0 केल्विन टेम्परेचर इन अ साइक्लिक प्रोसेस। किसी सिस्टम को साइक्लिक प्रोसेस में चला चला के आप टेम्परेचर को इतना कम नहीं कर सकते कि वो 0 केल्विन पे चला जाए। ये बात आपने चार्ल्स लॉ में भी कहीं पढ़ी हुई है। इसको हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में कहते हैं। ये देखें जी, न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा था, इसमें आप देखें आपका दिया गया है कि आपके पास सोर्स है, हाई टेम्परेचर बॉडी उसको सोर्स कहते हैं, लो टेम्परेचर बॉडी को सिंक कहते हैं। उसका टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड है और सिंक का 127 है। इन दोनों में 273 ऐड कर दो। इधर 273 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 280 केल्विन। इधर 127 में ऐड करोगे आप लोग तो ये बन जाएगा आपके पास 273 127 400, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। बाकी एफिशिएंसी के फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 20% एफिशिएंसी आ गई। अब जरा बात, ये डबल न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू में तो एक ही आना है, डबल नहीं आना आपके पास, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नीचे हम देखेंगे, ये भी आपके न्यूमेरिकल है, बुक के न्यूमेरिकल है क्या फर्स्ट ईयर की, इनको आप देख लीजिएगा, सारे न्यूमेरिकल नहीं वाले। कॉनॉट इंजन, another thing, another engine
whose efficiency is maximum possible but not 100%। इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती, इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। बाल बच्चे इस गलत फहमी का शिकार होते हैं। ये 100% एफिशिएंट जो इंजन है वो कार्नोट इंजन होता है, और कार्नोट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस है। आजकल जितने इंजन बन रहे हैं कार्नोट इंजन के ऊपर बेस करके बन रहे हैं। ये फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल लॉसेस है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट पॉसिबल हो सकती है अगर हम फ्रिक्शन फ्री सिस्टम कोई बना बैठे तो। मिसाल के तौर पर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स, उसमें वो इंजन की फ्रिक्शन खत्म कर दी उन्होंने, इंजन गायब करके बैटरी लगा दी है और मोटर लगा दी है, और मोटर में फ्रिक्शन ना होने के बराबर होती है, तो वहां एफिशिएंसी बढ़ गई है। ये इसकी रेडीमेड एग्जांपल है आपके पास। अब 1840 में ये कॉन्सेप्ट आया था, फ्रेंच इंजीनियर सऊदी कार्नोट ने दिया था। उसने कहा था एक आप सिस्टम बनाएं जो कि इन 4 प्रोसेस पे मुश्तमिल हो। ये लिखे हुए हैं, पहले 2 प्रोसेस एक्सपेंशन है, पहले 2 प्रोसेस एक्सपेंशन है, अगले 2 प्रोसेस कंप्रेशन है। एक्सपेंशन में आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है। फिर यही तरतीब है कंप्रेशन की, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, यानी सिस्टम 2 दफा एक्सपेंड करेगा, एक आइसोथर्मली एक एडियाबेटिकली। आइसोथर्मली करता है तो पीवी डायग्राम अगर बनाए ना तो ये ग्राफ आएगा कम स्टीपर, एडियाबेटिक में ज्यादा स्टीप वाला, फिर वापस जाएंगे तो इसी तरह वापस जाएंगे और आखिर में आप इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका। पहले सिस्टम में आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एंटर होती है Q1 और यहां पे बाहर चली जाती है कंप्रेशन में। एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही बनेगा 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100%, या फिर 1 माइनस T2 ओवर T1। और यहाँ एक नई चीज आपने देख लेनी है कि ये रेशो है T2 ओवर T1 और Q2 ओवर Q1 बराबर होती है, रेशो बराबर होती है। और इसी इक्वेशन पे बेस करते हुए हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल बना लेते हैं जिससे हम लो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अब जरा आगे आ जाए डिटेल में। ये वो प्रोसेस लिखा हुआ है जो मैं बता कर आया हूं। आइसोथर्मल में ए से बी में जब आप जाओगे P1, V1 और T1, जब इधर आओगे तो यहाँ P2 हो चुका होगा, V2 हो चुका होगा, टेम्परेचर T1 ही रहेगा। जब C पर आओगे तो प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, ठीक है, टेम्परेचर फिर चेंज, लेकिन T1 ग्रेटर होगा आपके पास और T2 लेस होगा। ये एमसीक्यूज हैं इसके। वापस जाओगे आप 3 से 4 की तरफ तो प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, टेम्परेचर T2 ही रहेगा जो C पॉइंट पे था वही D पर होगा। और वापस जाओगे तो इनिशियल वैल्यूज लिखी नजर आई रही है आपको। तो ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। ये डिटेल है सारी इसकी, बता चुका हूं। एफिशिएंसी बता चुका हूं, पहले भी बता दी थी, कोई सेम फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है। कार्नोट थ्योरम, कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा अगर टेम्परेचर सेम है जिनके दरमियान ये इंजन काम कर रहे हैं। चाहे वर्किंग सब्सटेंस कोई भी हो जाए, गैस का हो जाए, पेट्रोल का हो जाए, अगर हाई लो टेम्परेचर सेम है तो सबकी एफिशिएंसी बराबर होती है। इसे कहते हैं कार्नोट थ्योरम। इसके बाद ये थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, जिसके मुताबिक आपका जो ये 273.16 केल्विन, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जहां पे किसी सब्सटेंस की तीनों फेजेस सॉलिड, लिक्विड, गैस को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और 1 केल्विन की डेफिनेशन थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर 1 ओवर
273.16th part of thermodynamic temperature of triple point of water is called 1 Kelvin. ये आपको याद करनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, ये इक्वेशन वही जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था, इसी इक्वेशन को बेस करते हुए ये नीचे वाली इक्वेशन बनी है। अगर आप T2 को ले लें, T1 को ले लें 273, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हीट एनर्जी Q3 की लाएगी, क्योंकि ये ट्रिपल पॉइंट है तो T3 कहते हैं T1 की जगह इसको, और ये Q हीट आ जाएगी Q2 की जगह पर। तो यहां से आप लो टेम्परेचर मेजर कर सकते हो T को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगली इक्वेशन ये देख लें। ठीक है, तो लो टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है या अननोन टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। फिर ये कुछ न्यूमेरिकल है, आपको ये आसान से आप कर लेंगे। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेंट केल्विन में आपसे पूछा जा सकता है, डिग्री में भी शिफ्ट करके पूछा जा सकता है। पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन में आप पेट्रोल यूज करते हैं कैसे, ठीक है जी, गैसोलीन इंजन भी कहते हैं इसको। इसमें ये होता है कि अब आप ये डायग्राम बड़े वाज़ेह तौर पे आपको दिखाई दे रही है, 4 स्ट्रोक इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन। ये जो आपके पास स्पार्क प्लग लगा हुआ है इसके अंदर, ये इसके अंदर एग्जॉस्ट वॉल है, ये इनटेक वॉल लगा हुआ है जो कि हवा वगैरह लेता है, दूसरे वॉल से जो धुआं वगैरह बाहर निकलता है। ये इसका कंबस्शन चैम्बर है जहां पर गैस चल रही होती है, सारा लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ये आपको नीचे पिस्टन नजर आ रहा है इसका, उसके नीचे कनेक्टिंग रॉड है। ये आप बॉयज जब कभी बाइक को जिसे कहते हैं ना पिंजा मारते हो, उसमें कट कट की आवाज आती है, ये कनेक्टिंग रॉड हिल जाता है अपनी जगह से। इससे पिंजा मारने में मारते ध्यान रखना है, अंदर ये इंजन तुम्हारे आंखों के सामने होना चाहिए। एनीवे, होता यह है कि पहला जो उसका स्ट्रोक है, पहला जो उसका स्ट्रोक है, उसमें ये पिस्टन आगे जाएगा, इस तरफ जाएगा, गैस को कंप्रेस करेगा। ठीक है, और जब गैस कंप्रेस, गैस कौन सी, जो इनटेक से आ रही है, ये इनटेक से जो आ रही होती है उसको, मतलब पहले गैस आएगी, हवा और पेट्रोल का मिक्सचर आएगा। ठीक है, उसके बाद वो वॉल बंद हो जाएगा, इनटेक, फिर ये कंप्रेस कर देगा सिस्टम को, इसे कंप्रेशनल स्ट्रोक कहते हैं ये वाला। उसके बाद कंबस्चन आ जाएगा, इसमें ये स्पार्क पैदा करेगा, आग जलेगी अंदर, एकदम से एक्सप्लोड होगा, एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन के नतीजे में सिस्टम पीछे को पुश होगा इधर, और इसके साथ क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ ये वाला, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसके साथ इंजन लगा होता है, गरारियां सिस्टम लगा होता है, इंजन चल पड़ता है जी। उसके बाद ये अपने इनर्शिया से वापस आता है, जब इनर्शिया से वापस आता है उस दौरान एग्जॉस्ट वॉल खुल जाएगा, और जो अंदर रेजिड्यूल गैसेस हैं वो सारी सिलेंसर से बाहर, फिर ये वापस जाएगा पीछे की तरफ, तो इनटेक स्ट्रोक आ जाएगा, ये पहले वाला, एंड सो ऑन। तो 4 स्ट्रोक काम करता रहेगा इंजन। ठीक है, ये पूरे इसके चारों स्ट्रोक यहाँ पे बने हुए हैं, ये मैंने ऐसे यहाँ शो कर दिए थे, एंटी टेस्ट में आपको पता होना चाहिए इनका कि किस तरतीब से ये सारा काम चलता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है इसके अंदर डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी बता चुका हूँ, 25 से 30% होती है, डीजल की 35 से 40%। डीजल इंजन में फर्क ये दोनों में, उसमें कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। डीजल में ये खासियत है कि अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वो अपने आप आग पकड़ लेता है। ठीक है, और बाकी सारा प्रोसेस वही है जो पीछे बताया। एंट्रोपी, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। एंट्रोपी है क्या?